हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो स्टूडेंट को समझ में आसानी से नहीं आता। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ वेव हमेशा रहता है, उससे संबंधित होता है। तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी एम्पलीट्यूड भी डिपेंड करता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज नोन एज वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को साई से डिनोट किया जाता है, दर्शाते हैं। इस साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पाया जाता। हम श्रोडिंगर इक्वेशन को जब सॉल्व आउट किए थे तो उसका जो हल होता है उसे भी वेव फंक्शन कहा जाता है, और श्रोडिंगर इक्वेशन से प्राप्त एक्सेप्ट वैल्यू को आइगेन फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हम देखते हैं कि वेव फंक्शन में हमेशा डिनोट करते हैं प्लस माइनस साइन, जिसमें से यदि साई का मान प्लस है तो इसकी पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी मोर होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लेस होती है। अब इस आधार पर यदि हम देखें, यदि प्लस के वैल्यू को यदि हम वर्ग करें तब भी हमें पता है कि ये प्लस पॉजिटिव मान प्राप्त होगा। नेगेटिव वैल्यू का वर्ग करें तब भी हमें पॉजिटिव मान प्राप्त होता है। इसका मतलब यदि साई एंड साई या साई का वर्ग कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? साई, दो साई को मिलाने पर साई का वर्ग प्राप्त होता है, और इस साई के वर्ग को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। जहां ऐसा स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होती है, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। इस साई के वर्ग का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस पाया जाता है। अब इस आधार पर देखें हम साई और साई का वर्ग में किस प्रकार से रिलेशन है। तो यह देखा गया कि वेव फंक्शन को दो रूप में डिवाइड किया गया। पहला है रेडियल वेव फंक्शन, सेकेंड है एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन किसे कहते हैं? ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसके चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षक में सर्कुलेट होते रहता है। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी की प्रायिकता को क्या कहा जाता है? रेडियल वेव फंक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर स्थित है, जिसे अब दूरी पर स्थित है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेडियल वेव फंक्शन को डिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो हम डिस्टेंस को बताता है क्या? रेडियल वेव फंक्शन अब डिस्टेंस को बताता है, जिसको दर्शाने के लिए यहां से यहां तक की दूरी को r माने, और दो सेल के बीच की दूरी को, ये पहला सेल दूसरा सेल मतलब पहला ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट, इसके लिए इसको माने हम डी टाउ यदि माने तो। अब यहां से यहां तक की बीच की दूरी को यदि माने टोटल, तो हम इसको लिख सकते हैं r प्लस डी टाउ। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी की कितनी प्रायिकता होती है, जिसे हम किसके आधार पर दर्शाते हैं? उसके डिस्टेंस के आधार पर, और डिस्टेंस को r या r कैपिटल और स्मॉल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं।
अब इसका वेव फंक्शन को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, आर आर, इस रूप में इसको डिनोट किया जाएगा। दूसरा एंगुलर वेव फंक्शन, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सभी दिशाओं में समान रूप से होती है, इसलिए इसके दो वेरिएबल होते हैं। ये किस चीज को बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन में, वेरियस डायरेक्शन में किस प्रकार की प्रोबेबिलिटी है, इसको दर्शाने के लिए थीटा और फाई दो वेरिएबल का यूज किया जाता है। तो इसका वेव फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, साई थीटा एंड फाई के रूप में लिखा जाता है। अब टोटल वेव फंक्शन को यदि हम डिनोट करें किसके लिए, रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन में किस प्रकार से उसको लिखे हैं, तो लिखते हैं साई इज इक्वल टू साई आर। किसके लिए साई आर, रेडियल वेव फंक्शन के लिए साई थीटा एंड फाई। ये एंगुलर वेव फंक्शन के दो वेरिएबल पाए जाते हैं, पहला थीटा और दूसरा फाई। तो पहला हम देखते हैं अब रेडियल वेव फंक्शन एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। रेडियल वेव फंक्शन डिस्टेंस के बारे में बताता है। अब डिस्टेंस के बारे में बताएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किस रूप में होगी, तो उसके लिए हमें अभी अभी हमने देखा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी यह है हमारा आर, यदि दूसरा है तो हमारा क्या हो जाएगा डी आर, और टोटल इनकी बीच की दूरी को हम ले तो आर प्लस डी आर। इसका मतलब इस सिस्टम में यदि हम देखें यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर प्लस डी आर या समटाइम्स डी टाउ के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके आधार पर देखें तो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ सेल इज इक्वल टू न्यूक्लियस वॉल्यूम स्फीयर ऑफ न्यूक्लियस माइनस वॉल्यूम स्फीयर ऑफ रेडियस। नाभिक और उसकी त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करेगा। हमें पता है कि जो स्फेरिकल, ये कौन सा शेप का है, स्फेरिकल गोलाकार, गोलाकार शेप के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई और जो डिस्टेंस का फैक्टर है उसका क्यूब के रूप में लिखा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर न्यूक्लियस के लिए हम देखें तो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या था, न्यूक्लियस के लिए हम देखें तो आर प्लस डी टाउ या डी आर के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, डी टाउ, इसको भी डी टाउ कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्फीयर के लिए इसलिए हो जाएगा 4/3 पाई। अब ये डिस्टेंस क्या बता रहा है न्यूक्लियस के लिए, आर प्लस डी टाउ, तो हम इसको लिख सकते हैं आर प्लस डी टाउ एंड क्यूब, ऐसा भी लिखा जा सकता है, माइनस 4/3 पाई। अब रेडियस के लिए क्या है हमारा आर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं R3। अब मैथमेटिकल रूल के आधार पर हम देखें यदि इसको तोड़े तो a प्लस बी का घात क्यूब के रूप में हो तो हम इसको लिखते हैं A3 B3 3 AB A प्लस बी, ऐसा लिखते हैं। अब उस रूप में यदि हम लिखे तो डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व आउट करके बता रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा इसको। तो वॉल्यूम ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा हमें 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर डी टाउ, तो 3 कैंसल आउट होगा, तो जिसमें वॉल्यूम क्या प्राप्त होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी टाउ के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सेल प्राप्त होगा। अब ये वॉल्यूम ऑफ सेल किससे संबंधित है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता है जो दूसरे वेरिएबल में देखेंगे, लेकिन उसके बीच की दूरी का हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो यदि हम उसके लिए देखें, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल ये इनटू साई का वर्ग। अब इसको देखिए 4 पाई आर स्क्वायर डी टाउ इनटू साई का वर्ग, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब टोटल वॉल्यूम के लिए यदि हम देखें, वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी से। तो हम इस वॉल्यूम को कहां पर किससे डिनोट कर रहे हैं? सेल के लिए टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम निकालना है जिसको हम यहां पर भी से रिप्रेजेंट करेगा इनटू साई के वर्ग के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा रूप में यदि हम इसको ग्राफिकल रूप में देखें तो इससे हमें प्राप्त हो रहा है दो चीज। पहला है हमारा पास, तो ग्राफ प्लॉट किसके बीच करेंगे? ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन या तो साई का वर्ग होगा, साई का वर्ग वर्सेस आर। आर क्या है? हमारा डिस्टेंस बताता है। दूसरा, या तो हम इसको साई वर्सेस आर भी समटाइम्स आपको बुक में देखने को मिलेगा, या वी वर्सेस आर, इस प्रकार से हमें भी देखने को मिलता है। अब इस आधार पर रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन में किस प्रकार की प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम ग्राफिकल पिक्चर से यदि समझे तो किस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होगा। किसके लिए देख रहे हैं? रेडियल के लिए। सबसे पहले हमारे पास 1s 2s 3s और 4s, इस प्रकार से यदि आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम किसके किसके बीच? प्रोबेबिलिटी मतलब साई का वर्ग वर्सेस आर के बीच यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए। अब इस अवस्था में देखिए, यह होता है मूल बिंदु जिसको ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। ये किसी भी न्यूक्लियस का ओरिजिन पॉइंट होता है और न्यूक्लियस में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए, यदि मैं इसको किसके लिए प्लॉट करूं? 1s के लिए प्लॉट करूं तो और इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूं, ये हमारा है जीरो लाइन। जीरो लाइन ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का सेंटर है, न्यूक्लियस सेंटर। अब यदि हम 1s के लिए देख रहे हैं तो यदि ये मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है तो एक भी जीरो लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। किसके लिए? 1s के लिए। इसको समटाइम्स रिप्रेजेंट करते हैं बुक्स में आर साई का वर्ग प्रोबेबिलिटी में, इस प्रकार से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन पॉइंट से है तो इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपस में एक दूसरे के लाइन को टच नहीं करता। ठीक है, ये भी 1s है 1s के लिए, ये भी 1s के लिए है। यदि हम यही चीज 2s के लिए देखें, 1s के लिए हो गया, 2s के लिए देखें तो देखिए इस प्रकार से ग्राफ है। अभी क्या कर रहा है? एक जीरो लाइन को यहां पर क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। जहां पर क्रॉस हो रहा है दैट इज ए नोड, नोडल प्लेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है, शून्य होती है। उस पॉइंट को कहा जाता है नोड। तो ये जीरो लाइन को क्या कर रहा है? जीरो लाइन को 2s में यदि ये प्लस है तो ये वाला माइनस। तो एक बार क्या हो रहा है? वन नोड इसमें प्राप्त हो रहा है, एक जीरो लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। किसमें? 2s में। 2s में वन लाइन क्रॉस हो रहा है। दूसरे रूप में यदि आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट भी किया जाता है इसको, जैसे इसके लिए हमने देखा। ठीक है, अब इसको ये देखिए ऐसे, ये मूल बिंदु से है और मूल बिंदु में क्या होता है? जीरो होता है। तो यहां पर क्या प्राप्त किया जा रहा है? यहां ये उनका आर, ये आपका साई का वर्ग, ये भी 2s के लिए है। इस प्रकार से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? 2s के लिए वन लाइन क्रॉस हो रहा है तो ये हमारा क्या है? नोड पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा है। तीसरा, यदि हम किसके लिए देखें? 3s के लिए देखें, 3s के लिए देखें तो इस प्रकार से देखें, देखो ये और ये
इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये पहला नोड और ये हमारा दूसरा नोड। तो 3s में क्या हो रहा है, हमें 2 नोड प्राप्त हो रहा है। जो क्या हो रहा है, जीरो लाइन को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो r के लिए ये हो जाएगा हमारा साई के वर्ग के लिए। या इसे हम 3s के लिए और देखें तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, ये भी किसके लिए है, साई के वर्ग, और ये है आपका r। ठीक है, दोनों एक ही है। इस प्रकार से इसको प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, और न्यूक्लियस से ठीक है इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी होती है। तो हमने देखा 1s के लिए, ठीक है, दूसरा देखा हमने 2s के लिए, तीसरा देखा 3s के लिए। अब देखते हैं हम इसी में 2p के लिए। 2p में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2p में किसी भी प्रकार का नोड नहीं होता, ये जीरो लाइन को स्पर्श नहीं करता। इस बात को हमें ध्यान रखना है। डेट इज ए आर, डेट इज ए साई का वर्ग। दूसरा हम इसी को यदि 3p के लिए देखें तो 3p में क्या होता है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, 1 नोड, ठीक है, एक स्पर्श लाइन को प्राप्त कर रहा है, दैट इज ए नोड, दैट इज अवर आर, दैट इज ए साई का वर्ग। ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं 2p के लिए, सॉरी 3p के लिए। 4p के लिए करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये ओरिजिन पॉइंट है, हमेशा ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये पहला और ये हमारा दूसरा नोड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, दैट इज ए साई, सॉरी आर, दैट इज ए साई का वर्ग। ये किसके लिए है, 4p के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3d के लिए। 3d में भी किसी भी प्रकार से जीरो लाइन को स्पर्श नहीं करता, दैट इज अवर आर, दैट इज अवर साई का वर्ग। ये है 3d। तो हमने देखा 1s, 2p और 3d। 1s, 2p और 3d, इसमें किसी भी प्रकार से जीरो लाइन को स्पर्श नहीं करता। जहां पर लाइन स्पर्श करता है वो सामान्यतः s ऑर्बिटल की जानकारी देता है। उस ऑर्बिटल के आधार पर हम देखें, जैसे 1s 2s में यदि कंपेयर किया जाए तो 2s में नोड पाया जाता है, 1s में कभी भी नोड नहीं पाया जाता। ठीक है, p ऑर्बिटल में भी पाया जाता है, d ऑर्बिटल में भी पाया जाता है, लेकिन 1s ऑर्बिटल में कभी भी नोड नहीं पाया जाता। तो हमने देखा रेडियल वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी और उसका वेव फंक्शन क्या होता है। अब देखते हैं हम एंगुलर के लिए। एंगुलर वेव फंक्शन ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, जिसको दो फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, साई थीटा एंड साई फाई, इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को किसके रूप में प्रेजेंट करते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। हमें पता है s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल। क्यों होता है स्फेरिकल, क्योंकि इसमें ये सिमेट्रिकल होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसे सभी दिशाओं में बराबर रूप से इसको डिवाइड किया जा सकता है। इसलिए क्या होता है, एस ऑर्बिटल, यदि एस का मान यदि 0 है, जिसको किससे, यदि शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात कहा जाए तो ये क्वांटम नंबर के एजीमुथल क्वांटम संख्या के ऊपर डिपेंड करता है।
यदि इसका मान एल का मान 0 है जो उसके शेप को बताता है, लेकिन 0 हुआ है तो क्या कहते हैं हम एस, ठीक है। 1 हुआ तो पी, 2 हुआ तो डी और 3 हुआ तो एक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल रूप में। ये हमें ध्यान देना है। दूसरा यदि हम पी ऑर्बिटल के लिए देखें तो पी ऑर्बिटल क्या होता है, एक तरह से डायरेक्शनल होता है और इसका शेप होता है पी ऑर्बिटल का डंबल शेप, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल को किसके लिए, यदि एल के लिए हम देखें तो क्या हो रहा है, एल इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी 3 पॉसिबिलिटी होगा, किसके आधार पर पॉसिबिलिटी बता रहा है, अरेंजमेंट एम के आधार पर, माइनस, 0 एंड प्लस के रूप में हम देखते हैं, माइनस, 0 एंड प्लस के रूप में। अब इसका तो ये हमारे पी एक्स, पी वाई और ये हमारे लिए पी जेड। अब इसमें यदि हम इसका इलेक्ट्रॉन की पाए जाने के लिए प्रोबेबिलिटी को यदि हम देखें तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर हमें ध्यान देना है, ये 2 लोब है, 2 लोब आपस में ये इस लाइन से एक दूसरे को पृथक कर रहा है, इस पॉइंट को कहा जाता है नोड। यहां पर क्या होता है, नोड। यहां पर बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बिल्कुल 0 होती है, ठीक है। ये है हमारे लिए y, दैट इज x, दैट इज ए z। अब इसके रूप में हम देखें तो क्या है, ये x y, x के लिए हम देखें तो x है ये। दूसरा हम देखें इस प्रकार से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के लिए। तीसरा रिप्रेजेंट यदि हम इसको करें तो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये हमारा y के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पी ऑर्बिटल जो डंबल शेप का होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दो लोब में किस प्रकार से होगा, कहां पर होगा, उसे रिप्रेजेंट करता है। डी ऑर्बिटल की यदि हम बात करें, ये होता है डंबल शेप और एफ ऑर्बिटल इरेगुलर शेप में पाया जाता है। तो हम डी ऑर्बिटल की यदि बात करें तो डी ऑर्बिटल में यदि डी ऑर्बिटल क्या होता है, पांच, ठीक है, 5 ऑर्बिटल में बटा हुआ रहता है। ये यहां पर इन सभी की ऊर्जाएं आपस में समान होती है। जैसे इसके पास में लिगेंड जाएगा, ये दो भाग और 3 भागों में टूट जाते हैं। तो हम इसका नामकरण कर रहे हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। यहां पर जब लिगेंड इसके पास में आता है तो ये तीनों कक्षाओं की ऊर्जा आपस में समान हो जाती है और उसके बाद ये 2 कक्षाओं की ऊर्जा आपस में समान हो जाती है। इसलिए 2 कक्षाओं को Eg और 3 कक्षाओं को T2G के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीनों कक्षाओं की ऊर्जा आपस में समान होती है। अब इसमें 2 लोब मतलब 4 लोब के रूप में हमें दिखाई देगा यदि हम इसको ये प्लस प्लस माइनस माइनस, कुछ इस प्रकार से हमें एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के लिए प्राप्त होता है। यदि हम इसके लिए देखें डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर के लिए इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
हमें क्यों जानना जरूरी है इसका शेप्स, क्योंकि जैसे हम डी जेड स्क्वायर में आते हैं तो इसमें एक डॉट नट पाया जाता है, और ये होता है रिंग। जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हमें ध्यान में रखना है डी जेड स्क्वायर में, ठीक है, एक रिंग पाया जाता है जिसको डॉट नॉट कहा जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, आई होप रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक्स करें। थैंक यू।